कि सभी अमीर लोगों की कुंडली में एक जैसे पैटर्न नहीं होते। इसके लिए लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से हो, चौथे भाव से हो, 10वें भाव से हो, 9वें भाव से हो, 5वें भाव से हो, 11वें भाव से हो, और उसमें उसका संबंध। राहु का पैसों से क्या कनेक्शन होता है? मैडम, राहु का कनेक्शन सब चीजों से है। जैसे कि बुरी लत एडिक्शन राहु देगा, अच्छा पैसा राहु देगा। अब राहु अच्छा और बुरा कैसे देखा जाएगा? कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग होना जरूरी है या फिर ऐसा सिर्फ मिथ बोली गई है? अगर वो कारक होके शुभ है तो बहुत अच्छा, अगर वो अकारक होके वो स्ट्रांग है तो फिर वो हर कोई अमीर बनना चाहता है, आप, मैं और हम सभी। क्या ऐसे कोई कॉमन पैटर्न या ऐसे ग्रह जो उन अमीर लोगों को बनने के लिए या अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं उनकी कुंडली में? आज हम बात करेंगे उन एस्ट्रो रिसर्चर से, जहां हम डिकोड करेंगे कि क्या कुछ ऐसे योग, ऐसी कुंडली में पोजीशनिंग होती है जो मोस्टली अमीर लोगों की कुंडली में पाई जाती है। और आज हम ये भी समझेंगे क्या सिर्फ सेकेंड हाउस, 11th हाउस ही पैसा देता है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। तो चलिए, लेट्स डिकोड विद एस्ट्रो रिसर्चर मनमीत सिंह जी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ, आपके क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, क्या सच में जो अमीर लोग होते हैं उनकी कुंडली में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे जा सकते हैं? अगर मेरे को जहाँ तक समझ में आया है कि सभी अमीर लोगों की कुंडली में एक जैसे पैटर्न नहीं होते। अच्छा। जैसे कि आप ऐसा समझो कि कोई मेडिकल से धन कमाता है, कोई एजुकेशन से धन कमाता है, कोई आर्ट की फील्ड से धन कमाता है। इसके लिए भाव का पैटर्न एक हो सकता है। जैसे लगन का संबंध, लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से हो, चौथे भाव से हो, 10वें भाव से हो, 9वें भाव से हो, 5वें भाव से हो, 11वें भाव से हो, और उसमें उसका संबंध चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र से हो जाए। अच्छा। तो ये लोग एजुकेशन से धन कमाने में बड़ा अच्छा अप्रोच करते हैं। ओके। क्योंकि चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध ये एजुकेशन से संबंधित ग्रह हैं। इनका संबंध अगर धन के भावों से हो जाए, ठीक है, तो ये एजुकेशन से धन कमाने वालों के लिए अच्छा है। ठीक है जी। मैं लेकिन इसमें 6th भाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से लेता हूँ। अच्छा, कैसे? क्योंकि 6th भाव जो है वो आपकी मेहनत का और कंपटीशन का हाउस है। यानी ये हाउस आपको मेहनत करने के लिए तैयार करता है। मैं पर्सनली 6ठे भाव को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि 6th हाउस जो है वो मेहनत का हाउस है और मैनेजमेंट का हाउस है। आप किसी भी काम में लंबी सक्सेस के लिए मेहनत और मैनेजमेंट को भूल नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो आपको लगन, लग्नेश पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो सर, सबसे पहले एनालाइज करते हुए एक कुंडली को आप कौन सा भाव देखते हैं? मैडम, सबसे पहले कुंडली को एनालाइज करते हुए 1st हाउस यानी लगन को और लग्नेश को देखा जाता है। अच्छा। अब एनालिसिस किसी भी तरह का हो, वो चाहे रोग से संबंधित हो, वो चाहे धन से संबंधित हो, 1st हाउस और लग्नेश यानी लगन और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कुंडली को जज करने का। तो सर, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इनका वेल्थ क्रिएशन में क्या रोल है? 2nd हाउस का ही वेल्थ क्रिएशन में रोल है या 11th हाउस का ही वेल्थ क्रिएशन में रोल है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस जो है वो लगन और लग्नेश हैं। ओके। उसके बाद चंद्रमा है, या आप ये कह लो कि ये तीनों एक जैसे ही हैं। अगर लगन लग्नेश से 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस का संबंध नहीं है तो आप फाइनेंशियली चीज़ों को अप्रोच नहीं कर सकते, यानी आप फाइनेंशियली वेल्दी नहीं बन सकते। अच्छा। ठीक है जी। आपको 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस यानी किसी भी हाउस के रिजल्ट लेने हैं तो उसमें लग्नेश और लगन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है।
और साथ में चंद्रमा का उनसे कनेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा। तभी आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। ये आपका माइंडसेट उसके लिए ज़रूरी है। सर, हम सोशल मीडिया पे बहुत बार सुनते हैं धन योग, धन योग। तो ये धन योग होता क्या है, और हर धन योग जिनकी कुंडली में होता है क्या वो धनवान होते हैं? मैडम, धन योग का मतलब ही धनवान होना है। अच्छा। अब किसी का धन योग जो है वो उसको अपनी एजुकेशन में मानता है, कोई व्यक्ति अपने धन योग को अच्छे बिहेवियर में देखता है। मतलब धन की परिभाषा हर जगह अलग अलग है। आप किसी भी धन योग को धन से कनेक्टेड करोगे तो फिर उसके लिए दूसरे और 11th हाउस रिस्पॉन्सिबल है कि उनका संबंध कुंडली के अच्छे भावों के लॉर्ड से हो जाए, अच्छे भावों से हो जाए, तो फिर वो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा है जी। इसके अलावा बाकी जो मैंने पहले बोला कि कोई बिहेवियर को लेके धनी है, कोई एजुकेशन को लेके धनी है, कोई अपने मेंटल अच्छे बुद्धि को लेके धनी है। अलग अलग आदमी का सेंसेस है जो उसको बिल्कुल सही। किस तरह से धन लेते हैं। तो सर, क्या एक बिजनेस पर्सन वाला या एक सैलरी जॉब वाला, उन लोगों की कुंडली में क्या डिफरेंस आता है? अपने रिसर्च में देखा है कि 7वें से लेके 10वें भाव तक ज़्यादातर ग्रह हो तो व्यक्ति बिजनेस में जाता है। अच्छा। और तीसरे से 6ठे भाव तक अगर ज़्यादातर ग्रह है तो व्यक्ति सर्विस में जाता है। अच्छा। ठीक है जी। और इसमें से भी अगर 10वें से तीसरे भाव में ग्रह हों तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वो बिजनेस इंडस्ट्री में ही जाएगा। ओके। भी इसमें भी मैंने देखा है चंद्र, सूर्य, मंगल और राहु की दशा जब आती है तो ये लोग की जिंदगी में चेंजेस आने शुरू होते हैं वर्किंग एबिलिटी को लेके। उनके प्रोफेशन डिसाइड होते हैं या वो किस प्रोफेशन में जाएंगे, ये चीज़ें इस सिस्टम से आप जिसकी भी कुंडली में देखोगे ना तो उसकी कुंडली में चंद्रमा की दशा आने के बाद से उसके कर्म स्थान में चेंजेस आए हैं। या जो वो कर रहा है वो ही करेगा, या वो कुछ चेंज करना है तो इस दशा में उसका चेंज होगा। अच्छा। चंद्र, सूर्य, मंगल, राहु ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं बिजनेस के लिए। तीसरे और छठे भाव तक जो हाउसेस है, भाव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस के लिए। अच्छा। अगर यहाँ पे तीसरे छठे भाव में अगर चंद्र, सूर्य, मंगल, राहु बैठे भी हों तो आदमी सर्विस भी करता है और बिजनेस भी करता है। अच्छा। यानी उसको दोनों तरीके से लाभ हो रहा है। लाभ चाहिए। अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित ही करेगा, उससे अलग नहीं कर सकता। तो यानी सर्विस प्रोमिनेंट रहेगी। बिजनेस भी कर रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री वाला कर रहा है, नहीं तो वो बिजनेस भी करेगा और सर्विस भी करेगा, दोनों करेगा। ये तीसरे से छठे भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल बैठे हों तो ऐसा होगा। तो जैसे सर आपने सूर्य, चंद्र, मंगल बोला, ऐसे ही आपने एक राहु बोला था। तो राहु का पैसों से क्या कनेक्शन होता है? मैडम, राहु का कनेक्शन सब चीज़ों से है। अच्छा। जैसे कि राहु जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है किसी भी चीज़ को बढ़ाने का। कि जैसे आपको बुरी लत एडिक्शन राहु देगा। अच्छा। और अच्छा पैसा राहु देगा। यानी आपको कुछ भी पीक पे करना है तो उसके लिए राहु इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मतलब बुरी लतें भी वो देगा और अच्छा पैसा भी। अच्छा भी पैसा भी वही देगा। पीक पे जो कुछ भी होगा अच्छा या बुरा उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। ठीक है जी। अब राहु अच्छा और बुरा कैसे देखा जाएगा, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये देखना होता है कि राहु का संबंध जो है वो लगन से, लग्नेश से हो, और वो लगन लग्नेश बली हो। बली यानी स्ट्रेंथ वाले हो, अच्छे स्ट्रांग हो। ठीक है। तो राहु का रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। और उसमें अगर उसका संबंध त्रिकोण से हो जाए या कुंडली के कारक ग्रहों से हो जाए, कारक ग्रह उसको बोलना है जो कुंडली के फेवरेबल ग्रह होते हैं, अगर राहु का संबंध उनमें हो जाए तो राहु बहुत शुभता देगा, यानी आपको शुभता में बढ़ोतरी करेगा। अच्छा। अगर राहु का संबंध खराब हाउस से हो गया, पापी ग्रह से हो गया, कुंडली के आकारक ग्रह से हो गया, तो यही राहु नेगेटिव अप्रोच दे देगा, या आपको किसी एडिक्शन में डाल देगा, ओवर थिंकिंग में डाल देगा, जिसकी वजह से एडिक्शंस होते हैं जी। तो राहु का इंपॉर्टेंस जो है किसी भी काम को बढ़ाने में देखा जा सकता है। ओके। उसके बिना आप कोई काम को पीक तक ले जा ही नहीं सकते। ओके। तो सर, कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग होना जरूरी है या फिर ऐसा सिर्फ मिथ बोली गई है? अगर वो कारक होके शुभ है तो बहुत अच्छा, अगर वो अकारक होके वो स्ट्रांग है
तो फिर वो आपको हर्डल्स देगा। अच्छा, हर्डल्स कैसी? कैसी कि आप अपनी ही सुनोगे, आपको अपनी ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है जी, कि जो मैंने पढ़ा वही सही है, यानी एथिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। कई लोग आपने देखा होगा ना कि एथिक की वजह से ही अपने आप को पीछे कर देते हैं कि भाई मैं ये नहीं करूँगा। अगर उसका गुरु स्ट्रांग है तो आप उसको समझा ही नहीं सकते कि भाई ये फॉर द टाइम के लिए है, ये आपको थोड़ा पुश करने के लिए है। लेकिन उसको वो एथिकली देखेगा उसका कि भाई एथिकली ठीक है, हर चीज़ को पहले एथिकली तोलेगा, मोलेगा, फिर उसके बाद अपने सिस्टम को करेगा। तो ये गुरु इस मामले में ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है ना, वो लड़ाई झगड़ा तो करवाएगा नहीं, बिल्कुल। वो आपको एथिकली मारेगा प्रॉपर। ठीक है जी। तो अब लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, तो वो अगर कुंडली में अच्छे ग्रह से कोई योग बन रहा है और तब उन ग्रहों को गुरु देख लेते हैं, तो फिर वो योग का अच्छा प्रभाव आता है। अच्छा, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु अच्छे हों तो ही कुंडली में अच्छा होगा या कुंडली में खराब होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। गुरु अगर कुंडली में आकारक है तो वो देखेगा तो उन ग्रहों में हर्डल्स देगा एथिकली, जैसा मैंने बोला कि एथिकली दिक्कत आएगी, आदमी का ईगो लेवल बढ़ जाएगा, उसको अपनी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना जी। वो हर एक एंगल से जो है वो एथिकली चलेगा। तो सर कुछ लोग ना अपनी स्टोरीज जब बताते हैं, अपनी लाइफ सक्सेस बताते हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये जो अमीर वाला फेस है, रिच वाला फेस है, वो पाया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? कुंडली दिखाती है? मैम अगर कुंडली में धन योग है तो व्यक्ति धनी तो होगा, मगर वो जैसे हमने पहले फैक्टर में बात करी कि लग्न, लग्नेश, चंद्रमा सब इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हाँ जी। हाउस के बारे में बात करी हमने कि बड़े इंपॉर्टेंट हाउस है जी। लेकिन अब अगर धन योग वाला ग्रह या धन योग वाला जो कोई पैटर्न बन रहा है कुंडली में, उसका संबंध थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस से हो जाए, अच्छा। तो आदमी की जिंदगी में हर्डल्स आते हैं बहुत। अच्छा। यानी वो आराम से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस अगर हैं किसी भी अच्छे योग में इन्वॉल्व, तो वो आपको उस योग के अच्छे फल देने में आपको बहुत लटकाएंगे लंबा। यानी आप ये समझ लो कि जैसे थर्ड हाउस में आके लग्नेश बैठ गया, ठीक है जी। अब थर्ड हाउस क्या है, वो स्ट्रगल का ही हाउस है। हाँ जी। अब वहाँ पे अगर ऐसा भी हो गया कि कुंडली का एक, हर एक कुंडली में ना कुछ कोई बाधक ग्रह होता है, जैसे हर लगन का बाधक ग्रह है, तो बाधकेश का संबंध लगन लग्नेश से बन गया और थर्ड हाउस से बन गया या सिक्स्थ हाउस से बन गया, तो आदमी की जिंदगी में जो अच्छे योग है ना वो दिक्कत में ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो धन योग या कोई भी अच्छा योग में अगर बाधा आएगी तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और कुंडली का बाधकेश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा तो ही प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो क्या सर ये जो गरीबी होती है ये भी हमारी कुंडली में लिखी होती है? गरीबी कुंडली में लिखी होती है तभी तो गरीब होता है आदमी, कुछ भी कुंडली के बिना है ही नहीं। अब आप ऐसा समझो कि एक 5 साल का बच्चे को पोलियो होता था तो उसने किसी की टांग थोड़ी तोड़ी है, सही बात है। जिसको पोलियो हो गया। ये आप उसकी कुंडली के ही पूर्व जन्म के योग है, ये लिखे हुए थे। हम आप 50% जो है ना अपना भोगते हो इस जन्म का, 50% पास्ट लाइफ का भोगते हो। एग्जैक्टली जो हम कहते हैं प्रारब्ध हाँ के प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं करता। आपके मम्मी पापा भाई बहन जो मिलने हैं उसको थोड़ी चेंज कर सकते हो आप। सही बात है। आप अपनी ग्रोथ को अपने कर्मों से ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि गरीब आपकी कुंडली में योग है तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही होगा, यानी आपका 5th हाउस भी वैसा होगा, आपका 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लग्न लग्नेश में होगी, आपके चंद्रमा में होगी, जिसकी वजह से आपको अपने लिए फाइट ही नहीं करनी आ रही है ना। और वैसे भी इसके अलावा भी मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ आपके आसपास के माहौल को, है ना, कि वो भी कुंडली बता देती है जी। कि भाई आपका लग्न लग्नेश किन ग्रहों के साथ बैठा है। हाँ जी। है ना, वो कुंडली के आकारक ग्रह हैं, सपोर्टर ग्रह हैं, तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपका सेकंड हाउस ये दिखा देता है जी भाई कि फैमिली कैसी है, फैमिली कितनी अच्छे एटमॉस्फेयर में से आपको लेके चलती है या कितनी जिम्मेदारी से आपके लिए काम करती है। जी। तो गरीब होने के लिए ये सब हाउसेस जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे,
तभी आदमी गरीब होगा। बहुत लोगों से कहावत सुनी है कि अगर आप गरीब हैं और आप गरीब ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी और ऐसे ही चले जाते हैं तो ये आपका कसूर है, आपकी गलती है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आप अमीर होके जाते हैं दुनिया से तो वो हमारी कर्म है, हमारी किस्मत है। यस, तो क्या ये सच है? देखो मैम, ये तो सच है, ओके, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी से लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही इसका मेन रीजन है, ठीक है। तो क्या इसे एस्ट्रोलॉजी जस्टिफाई करती है? बिल्कुल करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम उनको कुंडली में बताते हैं भाई कि आपकी कुंडली में लग्नेश वीक है ना, इसको आप इस तरह से एफर्ट करके स्ट्रॉन्ग करो, तो वो लोग सुनते तो हैं लेकिन वो अपने एफर्ट को करते नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब उनके योग जो है वो पावरफुल है नेगेटिविटी वाले, कि उसको वो करना ही नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है जी। अब जिसका लग्न लग्न स्ट्रांग होगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो चार्ज होगा, है ना, वो अपने रास्ते खुद ढूंढ लेगा, है ना। वो एक शेर है ना कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। सही बात है, समझ गए। तो अगर आपका लग्न लगेश लग्नेश चंद्रमा और त्रिकोण बली है तो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी, है ना। तो आप नेगेटिव पार्ट को वैसे ही पार कर जाओगे जैसे कि किसी भी चीज़ को आसानी से पार कर लोगे। कोई भी हर्डल कोई भी हर्डल निकल जाएगा। ओके, तो सर बहुत लोग कहते हैं कि ये रत्न पहन लो पैसा आएगा, ये पहन लो पैसा आएगा, तो क्या ये सच है? मैडम, रत्नों के बारे में तो मैं आपको ये बोलूं कि अगर कुंडली में योग है तो आपको रत्न भी पहनने की पावर आ जाएगी। अच्छा, है ना, रत्न तो फाइनेंस से ही आएंगे ना, हाँ जी, फ्री में तो आएंगे नहीं, बिल्कुल सही, है ना। ये अब जो रत्न है वो आपके प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, है ना, वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। वो प्लेनेट आपके फेवर में काम करना चाहता है, उसको बल चाहिए, तो उसके लिए रत्न पहने जा सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन आपका माइंडसेट यानी आपका चंद्रमा, आपका लग्न लग्नेश, मैं दोबारा कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लग्न लग्नेश और चंद्रमा कुंडली में बली नहीं है तो आप किसी भी अच्छे योग को एंजॉय नहीं कर सकते और किसी भी खराब योग से बच नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। तो स्टोन पहनने के लिए आप ऐसा समझो कि आपकी कुंडली में अगर अच्छे योग हैं लेकिन आपको ये बताया गया है कि भाई आप ये स्टोन पहनो, प्लैनेट की स्ट्रेंथ वीक है, तो उस प्लैनेट को स्ट्रेंथ के लिए पहना जाएगा। वो आपके कर्म डिसाइड नहीं करेगा, कर्म आपको खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे, आपने खुद ही आपको अपने कर्मों पे काम करना पड़ेगा। स्टोन जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा सिर्फ। तो सर अगर किसी की कुंडली में पैसा एक्टिवेट नहीं है या कुंडली में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, धन योग है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, तो वो कोई रेमेडी से सॉल्व हो सकते हैं? जी हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। हम उसको रेमेडियल सिस्टम पे अगर लेके जाएं तो हम उसको, जैसे हमने स्टोन के बारे में थोड़ी देर पहले बात करी कि कोई बोलता है जी मेरे को फाइनेंस ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और जी, तो हम ये देखते हैं भाई उसका सेकंड हाउस कैसा है, 11th हाउस यानी इनकम कैसे है, क्योंकि इनकम अच्छी होगी तो ही तो फाइनेंस जुड़ेगा। बिल्कुल सही। तो उसके इनकम की ग्रोथ के लिए हम देखते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट यूज टू है, किस प्लैनेट को हम पकड़े। तो जेमिनी ज्योतिष में एक अमात्य कारक होता है जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है, वो फाइनेंस को ही हैंडल करता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो कुंडली का अकारक ग्रह भी हो सकता है, यानी कुंडली का नेगेटिव प्लैनेट भी हो सकता है कुंडली के लिए, और वो कुंडली का पॉजिटिव ग्रह भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव ग्रह है ना, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग करें, किसी का समझ लो बुध कुंडली में नेगेटिव ग्रह है लेकिन वो कुंडली की सेकंड हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है जी, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे भाई ऐसा है कि आपका बुध जो है वो कुंडली में आपको फाइनेंस देगा, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसके साथ साथ आपको दिक्कत भी दे सकता है। अच्छा, आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बोलचाल में प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपको स्किन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपकी बहन को इशू हो सकते हैं, यानी आपके फैमिली मैटर में वाणी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसको बोलेंगे भाई कि पन्ना पहन लो, ये काम आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए करेगा, लेकिन साथ साथ ये इशू भी आएंगे। अगर सिर्फ आपको फाइनेंस चाहिए तो पन्ना पहन लो। अब ऐसे ही शुभ ग्रह है ना,
वो शुभ ग्रह है, कुंडली में दिख रहा है कि भाई ये बड़ा पॉजिटिव ग्रह है, अकारक ग्रह है, डिग्री वाइज भी अच्छा है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का है और कुंडली का शुभ ग्रह भी है और तरीकों से भी, लेकिन वो पाप प्रभाव में है, तो हम फिर बोलेंगे भाई आप इसका स्टोन पहनो इस ग्रह का, और जिन वजह से ये पीड़ित हो रहा है उन ग्रहों का दान, उन ग्रहों से संबंधित मंत्रोच्चारण, उन ग्रहों से संबंधित कुछ भी आप मंत्र साधना करके करो। जैसे किसी का शनि खराब हो जी तो हम बोलते हैं भाई अपने कर्मों पे काम करो, आलस मत करो, जी नियम से काम करो, समय से काम करो। शनि से संबंधित चीज़ों को, अब जैसे वो जलीय राशि में है तो उसको पानी में प्रवाह करवाते हैं, वो वायु तत्व राशि में है तो उसका मंत्र उच्चारण करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं। अग्नि तत्व राशि में हो तो फिर उसको नियम फॉलो करने को बोलते हैं कि भाई ये जो उपाय करना है नियम से करना है। रेमेडीज तो होती है, हर एक सिस्टम की रेमेडीज है मैम। आप किसी भी चीज़ की, आपकी खांसी रोकने तक की रेमेडीज है। अच्छा, तो रेमेडी के बिना तो काम ही नहीं है मैम। एस्ट्रोलॉजी का अप्रोच आप एक रेमेडियल वे में बहुत अच्छा है, ऐसा मानो। तो सर अगर किसी की कुंडली में धन योग ना हो तो क्या करें वो? मैडम धन योग ना हो, योग ही नहीं है तो फिर उस पर वो करेगा भी क्या? सही बात है, लेकिन पैसा तो चाहिए ना सर। फिर उसकी डिजायर वैसी नहीं होगी ना मैम। अच्छा, योग ही तो डिजायर बनाते हैं, अगर योग ही नहीं है तो डिजायर भी नहीं है। जी अब मुझे अगर आप बोलो कि किसी जे कॉलोनी यानी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहने के लिए जाना पड़े तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं माइंडसेट का ही नहीं हूँ ऐसे। क्योंकि मेरे योग हैं कुंडली में जो मुझे बताते हैं भाई कि आपको इस जगह पे इस तरह से रहना है या रह सकते हो। अब योगों का ही सारा खेल है मैम, इसके अलावा तो आप दूसरी चीज़ें सोचना ही छोड़ दो, है ना। सही बात। आप हम प्रारब्ध को थोड़ी चेंज कर सकते हो। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है भाई तू, अब ये मूवी वाला सिस्टम नहीं है ये कि भाई आप जीरो से हीरो बन गए, जी तो वहाँ ये स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। तो स्क्रिप्टेड नहीं है तो योगों की वजह से स्क्रिप्टेड नहीं है, समझ गए। योग है तो स्क्रिप्ट अपने आप तैयार हो जाएगी। सही बात। आपको ऐसे सपोर्टर मिल जाएंगे, आपको ऐसे सिस्टम मिल जाएंगे, आपको तो बस उस पर चलना है। तो सर अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ कि हार्डवर्क या कुंडली कौन जीतेगा तो आप क्या कहेंगे? जीतेगा तो कुंडली, अच्छा, है ना, योग, बिल्कुल सही। है ना। हार्ड वर्क का मतलब, हार्ड वर्ड ही ऐसा है जो मजदूरी का वर्ड है ना। सही बात। आपको अमीर बनने के लिए स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क थोड़ी करना है। जी अच्छी कुंडली होगी तो स्मार्ट वर्क करवाएगी वो आपसे, जी सर, खराब कुंडली हो तो हार्ड वर्क करवाएगी, सही बात है ना। तो कुंडली का ही अप्रोच है कि आपको अच्छी कुंडली आपको स्मार्ट वर्क करवाएगी, खराब कुंडली आपको हार्ड वर्क करवाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, जो योग हम पहले बात कर चुके हैं या कर रहे थे, आप उसको ऐसे कुंडली के योगों से ही समझो कि स्मार्ट वर्क अच्छी कुंडली, हार्ड वर्क खराब कुंडली। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और हमने एक नया पर्सपेक्टिव जाना कि रिच लोगों की कुंडली में क्या क्या करिश्मे होते हैं, क्या क्या प्लानिटरी पोजीशंस रहती हैं जिससे वो एक्चुअली रिच बनते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक है जहां हम आपके साथ मिलकर उन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाली इन सीरीज़ में। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हमें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।